Hello dear students, welcome to Legal Siksha by Diksha, where we will simplify complex legal topics for judicial aspirants. In today's video, we are covering chapter 3 of Rajasthan Land Revenue Act 1956. So in this video, we will understand the hierarchy of officers and their appointment, powers, duties in all in simple and exam friendly language. तो काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे कि मैम सबसे ज्यादा जो ये चैप्टर है परेशान कर रहा है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा इजी बनाने के लिए इस चैप्टर को हम बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही सिंपल मैनर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चैप्टर 3 रेवेन्यू कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, तो यहाँ पर इस पूरे ही चैप्टर को हमने डिवाइड किया हुआ है। 5 यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। अब आपके सामने जो पहला पार्ट है यानी टेरिटोरियल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, टेरिटोरियल डिवीजन जो सेक्शन 15 टू 16 तक है। सेकंड आता है बी पार्ट, वो कहां से कहां तक है, कोर्ट एंड ऑफिसर्स की बात करता है और सेक्शन 17 टू 22 तक कवर होता है। थर्ड है पावर्स, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है पावर की बात करेगा। यहाँ पर हम जितने भी रेवेन्यू कोर्ट हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी पावर समझेंगे, जानेंगे, कौन किसके सबऑर्डिनेशन में रहता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 23 से लेके 29 तक ये हमारा सी वाला पार्ट हो गया। देन आता है डी, पटवारी, कानून गो, इंस्पेक्टर, ये सेक्शन 30 से लेके 36 तक आता है। और फिर आपका विलेज सर्वेंट लास्ट है। देखिए यहाँ पर एक सेक्शन इस पार्ट में ओनली हमें समझना है 40A, इसके अलावा बाकी सारे सेक्शंस क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 चूंकि हमारा कहां से कहां तक है, हमने इसको याद भी किया था, सेक्शन 15 टू 50 तक है। सेक्शन 15 टू 50 तक है। आपको ऑलरेडी ये चीज याद हो गई होगी क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में अपने यही काम किया था। 15 टू 50 तक ये वाला हमारा पूरा चैप्टर है। चलिए, तो ये हमने याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पूरे चैप्टर के इस पार्ट को समझ लिया। पहला टेरिटोरियल डिवीजन, सीधी सी बात है कि प्रादेशिक संभाग कहाँ कहाँ तक है वो हमने समझ लिए, उसको हम डिटेल में जानेंगे। 15 एंड 16 छोटा सा पार्ट है। उसके बाद हम कोर्ट एंड ऑफिसर्स की बात करेंगे, कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे उनकी पावर्स को, और फिर पटवारी कानूनगो की बात करेंगे, विलेज सर्वेंट की बात करेंगे। तो देखिए ये जो चैप्टर है इस पूरे ही एक्ट की नींव है। हम चाहे जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, हम चाहे कुछ कुछ चीजों को स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भी लगाएं, लेकिन अगर आपने इस चैप्टर को स्किप किया या इसके प्रोविजंस को स्किप करने की कोशिश की तो किसी भी हाल में आप इस पूरे एक्ट को नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आपको इस पूरे एक्ट को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कितने ऑफिसर्स हैं, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होती है, किस प्रकार की जाती है, उनकी शक्तियां क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, और कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अभी देखिए मैं सेक्शंस पे नहीं जा रही हूँ। सेक्शंस पे ना जाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की ये जो पूरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कोर्ट से रिलेटेड है, उसकी हायरार्की को मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आप एक बार को ये रटने के पर्पज से कर रहे हैं कि 2-4 टर्म हैं और मैं रट के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कमिश्नर। कमिश्नर जिसको हम आयुक्त भी कहते हैं, कमिश्नर कहाँ होता है, देखिए सामने सामने उसके लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर नियुक्त होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो ये होता है डिवीजन में। आपने डिवीजन सुना होगा, संभाग जिसको कहते हैं। अपने बैरक में जो भी लैंग्वेज यूज हुई है आप वही यूज करें, मेरा आपको सजेशन यही है। बाकी आपने डिवीजन का हिंदी टर्म सुना होगा जिसको हम संभाग कहते हैं। ठीक है, देन आता है कलेक्टर, देन आता है कमिश्नर के नीचे कलेक्टर। कलेक्टर कहां पर होता है हमें बहुत अच्छे से पता है, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में होता है कलेक्टर, जिले में होता है कलेक्टर। फिर आता है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ जिसको हम कहते हैं। एसडीओ वो कहां होता है, सब डिवीजन में होता है। किसमें होता है, सब डिवीजन में होता है।
हम एसडीओ की बात कर रहे हैं। एसडीओ कहां पर होगा? सब डिवीजन में होगा, ठीक है, उपखंड जिसको हम कहते हैं। फिर आता है तहसीलदार, जो कि कहाँ होगा? तहसील में होगा। फिर आता है आपका नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार होता है सब तहसील में, यानी तहसील को भी डिवाइड किया गया और छोटे छोटे तहसील बना दिए गए, सब तहसील, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको मोटा मोटी रूप से एक बार समझा दिया है, उसके जैसे जैसे सेक्शंस में प्रोविजन आते जाएंगे हम समझते जाएंगे। तो सबसे ऊपर हो गया कमिश्नर। कमिश्नर कहाँ होता है? डिवीजन में। फिर आता है कलेक्टर। कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट में। एसडीओ जो होता है सब डिवीजन में। फिर आता है तहसीलदार जो कि होता है तहसील में। फिर आपका आया नायब तहसीलदार जो कि होता है सब तहसील में। तो अगर आपने ये चीज याद कर ली फिर तो आपके लिए बिल्कुल चीजें सिंप्लीफाई होने वाली है, बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 15 टेरिटोरियल डिवीजन की बात करता है, प्रादेशिक क्षेत्र की बात करता है। तो कैसे कैसे डिवाइड होगा पूरा एक जो स्टेट है। हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? हम राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन। अब देखो, एक जो स्टेट है आपका राजस्थान, ठीक है, ये मैंने राजस्थान बना दिया। तो ये जो राजस्थान है ये डिवाइड होगा, देखिए डिवीजन बना दिए जाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने डिवीजन है राजस्थान में, कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, जिले कितने हैं, ठीक है। तो टोटल जिले, और जो जिले हैं, जिले के बाद अब देखिए संभाग की मैं बात कर रही हूँ, डिवीजन कितने डिवीजन में डिवाइडेड है आपका पूरा जो स्टेट है वो। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्टेट की, राजस्थान की। राजस्थान को फर्दर डिवाइड किया इन्होंने डिवीजन्स में, डिवीजन बना दिए जाते हैं। और आपको पता होगा डिवीजन किससे मिलके बनते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ा छोटा कुछ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो। आपको प्रैक्टिकल वे में अगर समझना है तो आप ये जानते होंगे कि एक जिले को भी एक संभाग बनाया जा सकता है, या बहुत सारे जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया जा सकता है। समझे इस बात को मैं क्या कह रही हूं? देखिए अच्छे से समझिए। एक संभाग किससे मिलके बन सकता है? बहुत सारे जिलों से मिलके बन सकता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिलके बन सकता है। और एक जिले को भी एक संभाग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो डिस्क्रिशन है, पूरा सबको जो शक्तियां वगैरह हैं वो किसकी हैं? स्टेट गवर्नमेंट की हैं। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स, तहसील और सब तहसील, ठीक है, फॉर रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। सीधी सी बात है, राजस्व और सामान्य प्रशासन हेतु जो संपूर्ण राजस्थान राज्य है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा डिवीजन में। जिले होंगे तो डिवीजन और जिलों में हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब हम बात करें कि जो डिवीजन है, डिवीजन ऐसे ही प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा जो मैं आपको समझा चुकी हूं, ठीक है। और उसमें एक से अधिक इतने जिले होंगे जो राज्य सरकार अवधारित करे। अब सीधी सी बात आपको ये है, कॉन्सेप्ट समझना है, और बाकी आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो भी बहुत इजी होगा। सबसेक्शन 3 पे आ जाइए। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर सकती है एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू एज मेनी सब डिवीजन। किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब जो डिवीजन हमने डिवाइड कर दिया है उसमें होंगी तहसील, एक तहसील या ज्यादा तहसील। तो आपको मैंने पूरी हायरार्की पिछले उसमें समझा दी थी चार्ट में, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ऊपर हमारा देखिए स्टेट है, स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया है डिवीजन। डिवीजन में कौन होता है? कमिश्नर होता है। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? कलेक्टर होता है। फिर हमने क्या बोला? एसडीओ होता है सब डिवीजन में। फिर हमने क्या बोला? तहसील में होता है तहसीलदार। हमने क्या बोला? सब तहसील में होता है नायब तहसीलदार। तो इस तरीके से अब आप इसको सेक्शन 15 को रीड करेंगे तो आपको इजीली सारी चीजें पता चल जाएंगी। जहां भी हम लिमिट की बात कर रहे हैं, सीमा की बात कर रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिफाइन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो जितने भी ये डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिवीजन है, तहसील है, सब तहसील है, इसको बना दिया गया है, इसको भी नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गजट में। ध्यान रखना है, ये चीज होगी ही होगी, शैल बी नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गजट। चलिए, तो यहां तक
15 इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बस, और कुछ पढ़ने की या रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। देखिए हम पार्ट ए कर रहे हैं जो कंसिस्ट करता है सेक्शन 15 एंड 16 दोनों को। तो अब हमारा ये लास्ट सेक्शन है पार्ट ए का, ठीक है। सेक्शन 16 सीधा सा बोलता है, आपसे कोई भी चीज इसमें पूछी जाए कि भाई शक्ति किसको है, ये क्रिएशन, एक से ज्यादा डिवीजन, एरिया वगैरह ऑल्टर करने का, खत्म करने का, बनाने का, परिवर्तन करने का किसको है अधिकार, तो यहाँ पर है स्टेट गवर्नमेंट। बस यही इंपॉर्टेंट है। आप हेडिंग याद रखेंगे और आप अथॉरिटी याद रखेंगे। ये हो गया हमारा सेक्शन 15 एंड 16 कंप्लीट। सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर है? किसी को कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो बी वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं वो कोर्ट एंड ऑफिसर्स की बात करता है। किसकी बात करता है? कोर्ट एंड ऑफिसर्स की बात करता है। बी पार्ट की मैं बात कर रही हूं। 17 से लेके 22 तक है। 17 से लेके 22 तक है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी चीजें समझने की है। हायरार्की ऑलरेडी समझा चुकी हूं तो दिमाग में धीरे धीरे चीजें अब जाती जाएंगी आपके, बस आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है। सेक्शन 17 हेडिंग है कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। तो देखिए जो एडिशनल वाली चीज है, अतिरिक्त, यानी कमिश्नर बना दिए भाई, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, पहली चीज क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है कमिश्नर। और हमने पहले ही देख लिया कमिश्नर कहाँ किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है, हो गया याद। अब भाई डिवीजन के लिए बना दिया तो जरूरत पड़े तो एडिशनल भी बनाए जा सकते हैं, हो गया कंप्लीट। बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। 17, 18 एंड 19 कैसे याद रखेंगे? 17, 18 एंड 19 तीन सेक्शन है और 17 की शुरुआत होती है सी से, यानी कमिश्नर से। तो CSD किससे याद रखना है 17, 18, 19 को? ये आपकी ट्रिक है। C देन S और फिर है D, ठीक है। तो CSD। अब यहां पर हमारा जो C है वो हमने याद कर लिया कमिश्नर है। उसके बाद जो S है, S से आता है सेटलमेंट कमिश्नर। अब देखो मैं आगे नहीं जा रही हूं, पहले तो इस चीज को याद करो। CSD का मतलब क्या? CSD जो कैंटीन होती हैं, आपने देखा होगा आर्मी की कैंटीन, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये इसकी ट्रिक है CSD, जिससे आपको 17, 18, 19 याद हो जाएगा। देखिए क्यों याद करना है? वो इसलिए याद करना है कि आपसे पूछा जा सकता है किसी के भी बारे में कि कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में है या किसके द्वारा की जाती है। तो द्वारा अगर आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट ही आएगा हर किसी में। लेकिन आपसे अगर डायरेक्ट मार्जिनल नोट से सवाल आया या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 17, 18, 19 को याद करना है CSD से। अब बढ़ते हैं S के ऊपर। S से मतलब क्या? S से मतलब है सेटलमेंट कमिश्नर से। सेटलमेंट कमिश्नर, अब देखिए कमिश्नर तो हमने पढ़ा है, अभी हम कमिश्नर पढ़ के आए हैं। कमिश्नर किसमें होता है? तो हमने बोला कमिश्नर होता है डिवीजन में। हमने क्या बोला? संभाग में होता है, कमिश्नर होता है डिवीजन में, ठीक है। ये चीज हमने देख ही ली, पढ़ भी ली, याद भी कर ली, ठीक है। कमिश्नर होता है डिवीजन में। अब यहाँ पर ये सेटलमेंट कमिश्नर है, इस बात का क्या मतलब है? देखिए चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हम पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी याद करवा चुकी हूँ। वहां पर हम सर्वे की बात करते हैं चैप्टर 7 में, तो वहीं हम चैप्टर 8 में सेटलमेंट की बात करते हैं। तो जो कमिश्नर है उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं सेटलमेंट रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब जहां पर सेटलमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, उसके प्रबंधन के लिए जिस कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है उसको हम कहते हैं सेटलमेंट कमिश्नर। याद रखना है जिस नॉर्मल कमिश्नर की हम बात कर रहे हैं वो हमारा डिवीजन के लिए होता है, वो हमारा डिवीजन के लिए होता है। देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा, ये चीजें बेशक आपके बैरक में लिखी है लेकिन इस तरीके से नहीं लिखी है क्योंकि आप जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की अगर हम बात करें आपको नहीं पता होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको बैरक में जो चीजें मैं बता रही हूँ उनको नोट डाउन करते चलना है। सेटलमेंट कमिश्नर
किस लेवल के लिए होता है, तो एस से याद रखना है, स्टेट के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टेट के लिए होता है। ये सेटलमेंट कमिश्नर होता है स्टेट लेवल पे, और ये जो नॉर्मल कमिश्नर है ये होता है डिवीजन पे, ठीक है, संभाग स्तर पे। चलिए, तो ये चीज सबसे पहली चीज क्लियर हुई, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटेड फॉर द स्टेट, अपॉइंटेड फॉर द स्टेट। और एडिशनल कमिश्नर की भी नियुक्ति की जा सकती है। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है? सेक्शन 18 भी कंप्लीट हो गया। तो सेटलमेंट कमिश्नर, एडिशनल सेटलमेंट कमिश्नर, इसकी हेडिंग हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 19, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। देखिए आपने लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कहां पढ़ा है, मुझे फटाफट से बताएंगे। क्या मैंने कोई सेक्शन आपको ऐसा पढ़ाया है जहां पर मैंने लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर आपको बताया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि उसका मतलब होता है कलेक्टर, जिसमें एडिशनल और असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर भी इंक्लूड होता है? यस और नो? चलिए, अभी तक स्टूडेंट के आंसर नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि पढ़ाई तो अभी चालू की ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। सेक्शन 19 की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, मिक्स मत करना, जो अभी मैं बोल रही हूँ वो अलग है और ये जो लिखा हुआ है वो अलग है। यहाँ लिखा है डायरेक्टर, यहाँ क्या लिखा है? डायरेक्टर लिखा है, जिसे हम निदेशक कहते हैं, जिसे हम निदेशक कहते हैं। तो ये जो डायरेक्टर है, लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड डायरेक्टर अलग होता है और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अलग होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लो, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर अलग होता है। अब कैसे अलग होता है इसको पहले ही लिख लो, ताकि पढ़ते जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, देखो मैंने इससे पहले आपको सेक्शन 18 में क्या आया था? सेटलमेंट कमिश्नर आया था। मैंने क्या बताया? स्टेट लेवल पे होता है। ये जो डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी स्टेट लेवल का अधिकारी है। ये भी स्टेट लेवल का अधिकारी है, लिख लो आपको, ये स्पेशल अधिकारी है, अलग कैटेगरी आप लिख लेना इसकी। अभी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, लेकिन अभी इनिशियली जब आप पढ़ रहे हैं इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतने होशियार नहीं है कि एक बार में ही चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। चलिए, डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो ये कौन से लेवल पे होता है? स्टेट लेवल पे होता है। सेम हमने पढ़ा सेटलमेंट कमिश्नर के बारे में, कहाँ होता है? स्टेट लेवल पे होता है। वहीं हमने नॉर्मल कमिश्नर के बारे में पढ़ा, वो होता है हमारे डिवीजन लेवल पे। क्लियर? चलो, तो अब ये है कौन नियुक्ति करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, पहली चीज क्लियर है। और भैया असिस्टेंट और एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति भी की जा सकती है। 19 बस इतना ही कहता है। ठीक है, हो गया हमें याद, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, फिर ये क्या होता है? या आपने सुना होगा सेटलमेंट, या अब आगे सुनोगे, आगे आने वाले सेक्शंस में सुनोगे, तो मैं आपको इन दोनों को पहले ही कनेक्ट करके बता देती हूँ, ताकि आपको बहुत ज्यादा चीजें खिचड़ी ना पक जाए आपके माइंड में। ठीक है, हमने एक तरफ देखा डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो वही मैंने इसी से रिलेटेड जो ये अधिकारी है, मतलब ये जो टर्म यूज हुए हैं बिल्कुल एज इट इज हो रहे हैं कुछ कुछ, लैंड रिकॉर्ड, तो ये जो होता है ये अलग अलग है। सबसे पहली चीज, ये जो डायरेक्टर है वो स्टेट लेवल का है, और ये जो लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर है, ये याद रखना है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पे भी होता है। तो यहाँ पर मैं डी लिख रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डी लिख रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर टी लिख रही हूँ तहसील, टी लिख रही हूँ तहसील। क्लियर है? और बिल्कुल सेम इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, जो सेटलमेंट ऑफिसर होता है, सेटलमेंट कमिश्नर नहीं बोल रही हूं मैं बोल रही हूं सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, और तहसील लेवल पे भी होता है। क्लियर? अब समझो, जहां हम तहसीलदार की बात कर रहे हैं वो हमारा नियुक्त किया जाएगा इस तहसील में। तो सेटलमेंट ऑफिसर, अगर तहसील की बात कर रहे हैं तो तहसीलदार होगा,
अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो कौन होगा? कलेक्टर होगा। हायरार्की पहले ही समझा दी थी, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो कलेक्टर ही हमारा सेटलमेंट ऑफिसर होगा। क्लियर? अब हम बारी दूसरे टर्म पे आते हैं। इसका क्या मतलब है? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब आपको याद आ गया होगा सेक्शन 3 के पहले पॉइंट में लिखा हुआ है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मींस कलेक्टर। ठीक है, उसमें कलेक्टर, अब आपको याद आ गया होगा। तो इसी की बात हो रही है। और कलेक्टर तहसील की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जहां हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं वहां पर लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन होगा? कलेक्टर होगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 19 डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड हमने याद कर लिया, हमने समझ लिया। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्ति होती है और इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। एक तरफ सेक्शन 18 में सेटलमेंट कमिश्नर लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बराबर में ये भी बता दिया सेटलमेंट ऑफिसर अलग है, सेटलमेंट कमिश्नर अलग है। याद हो गया होगा, सेटलमेंट कमिश्नर स्टेट लेवल का अधिकारी है, सेटलमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे होता है। अगर तहसील की बात करें तो वहां पर तहसीलदार ही हमारा सेटलमेंट ऑफिसर होगा और डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कलेक्टर होगा। वहीं हमारा डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्टेट लेवल का है और लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर दोनों ही लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील। अगर तहसीलदार होगा, तहसील में होगा, तो फिर हमारा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर तहसीलदार होगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारा कलेक्टर ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा। उम्मीद है अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 20 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। देखिए यहां पर हम अदर ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। इस जीरो अंडे से आपको अदर ऑफिसर्स को कनेक्ट करना है। ये जो ये जीरो है इसका मतलब आप अदर ऑफिसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आपको 15 आपने याद कर लिया, 16 यानी ए वाला पार्ट है। तो हमने क्या याद किया? टेरिटोरियल डिवीजन 15 में। 16 में हमने बोला कि भाई चेंज वेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अब हम आए पार्ट बी के ऊपर। तो 17, 18, 19 तीनों को CSD से याद रखना है, हो गया याद। फिर हम आए 20 के ऊपर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर ऑफिसर। भाई अदर ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। पहली चीज यहाँ पर हो गई क्लियर, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब भाई किस किस को करेगा और कौन कौन होगा, कैसे कैसे होगा, ऑलरेडी समझा दिया है मैंने आपको, सारी चीजें समझा दी हैं। अगर आपने ये सारी चीजें देखिए एकदम क्लियर करते करते एक एक परत को पढ़ते चले गए तो आपको इतना इजी लगेगा ये पूरा चैप्टर, ये पूरे कॉन्सेप्ट, कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर चार्ट में मैंने बेरेट के अकॉर्डिंग एक तरफ देखो डिस्ट्रिक्ट है और एक तरफ तहसील है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर लिख दिया। कलेक्टर ही कौन होगा? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा। आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ही इतने होशियार हैं, आपको पता है। कलेक्टर कौन होगा? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, बता चुकी हूं बार बार। ठीक है, कलेक्टर हु शैल बी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। अब देखो कलेक्टर की नियुक्ति तो कर दी, तो हम एडिशनल और असिस्टेंट कलेक्टर की नियुक्ति भी कर सकते हैं। एडिशनल और असिस्टेंट कलेक्टर। एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, हमने बोला जो कलेक्टर है वो ही हमारा लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, तो एडिशनल भी लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति भी की जा सकती है। सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। अभी कहाँ कहाँ पर है, सब कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ, पिछले सेक्शन में मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया था। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर दो पार्ट में डिवाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील। ठीक है, समझ गए होंगे। सेटलमेंट ऑफिसर दो पार्ट में डिवाइडेड था, डिस्ट्रिक्ट पे भी होता है, तहसील पे भी होता है। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि भाई सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है, एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। तो यहां तक हमारा ये चीज हो गई है कंप्लीट। अब देखिए आप एक हायरार्की और भी समझाऊंगी मैं। इस पूरे चैप्टर को मैं दो पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगी आपको, क्योंकि एकदम से मैं सारा पढ़ा दूं आपको तो माइंड एकदम काम नहीं करेगा, क्योंकि पहली बार ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हो। तो ये याद रखना, वैसे तो मैंने आपको हायरार्की आगे समझा दी है, लेकिन इसमें भी आप इस तरीके से याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको मैं ये बता चुकी हूं,
सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, कमिश्नर होता है, फिर कलेक्टर होता है, फिर एसडीओ होता है। एसडीओ के नीचे आपको याद रखना है असिस्टेंट कलेक्टर है, एसडीओ के नीचे असिस्टेंट कलेक्टर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तहसीलदार, देन नायब तहसीलदार। तो ये दूसरी रेंज किस लिए बताइए, जब हम पढ़ेंगे पावर्स के बारे में, जब हम पढ़ेंगे पावर्स के बारे में, किसकी पावर, ये जितने भी अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह हैं, कौन किसके सबऑर्डिनेशन में होगा, ये मैं आपको तब बताऊंगी। अभी जो मैंने आपको बता दिया बस उतना ही याद रखना है। तो ये हो गया सेक्शन 20। अब हमने बोला तहसील में कौन होगा, तहसीलदार होगा, नायब तहसीलदार होगा सब तहसील के लिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हायरार्की में, तो आपको सब चीजें एकदम क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये कौन होगा, ये होगा हमारा, ये होगा हमारा सब तहसील में कौन, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। एडिशनल तहसीलदार फॉर 2 और मोर तहसील, सीधी सी बात है भाई, एडिशनल भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा तहसील को मिला करके बना सकते हैं, और उसमें एडिशनल तहसीलदार को भी नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यहां तक कंप्लीट, सेक्शन 20 तक हो गया है हमारा कंप्लीट। यही था मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब इसको आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन पार्ट में भी आया था हमारे, डेफिनेशन पार्ट में भी आया था। देखिए 1 2 3 तीन अक्षर है, जितना मैंने, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाई थी, आपको याद करवाया था, तो मेरे माइंड में इन 3 अक्षरों को देख के 3 रोमन का जो 3 है वो ही क्लिक किया है। देखिए 3, सेक्शन 3 का थर्ड का फर्स्ट, सेक्शन 3 के थर्ड का फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब ए अपीलेट अथॉरिटी, और वहां पर दिया हुआ है जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, कहां पर, सेक्शन 20A में। तो सीधी सी बात, पहली चीज आएगी, कौन अपॉइंट करेगा भाई, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जिसमें मिनिमम कितने, मिनिमम यहां पर देखिए ध्यान रखना, सेक्शन 20A हम पढ़ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और मिनिमम कितने होंगे, कम से कम 3 होंगे, इससे कम नहीं होंगे, ठीक है। 3 यहां पर ऑफिसर होंगे। फिर हम बोल रहे हैं कि ये जो ऑफिसर है ये क्या, उनका काम क्या होगा, तो भाई जितनी भी अपील, रिवीजन, रेफरेंसेस, जो भी जुडिशियल, रेवेन्यू जुडिशियल मैटर्स आ रहे हैं उनके सामने, उससे रिलेटेड मामलों को सुनेगा, डिस्पोज करेगा। कौन कौन से मामले, अपील के मामले, रिवीजन के मामले, रेफरेंसेस के मामले, किससे रिलेटेड, जो भी रेवेन्यू जुडिशियल केसेस है, ठीक है, रेवेन्यू जुडिशियल केसेस है, सीधी सी बात है, जहां जुडिशियल मैटर्स की बात कर रहे हैं वो भी रेवेन्यू से जुड़े हुए, तो कौन करता है भाई, हमारे यहाँ पर कोर्ट बनाया हुआ है, रेवेन्यू कोर्ट, तो हमारा ये जो एक्ट है ये खुद बता रहा है। और अगर नॉन जुडिशियल मैटर हुए तो, नॉन जुडिशियल मैटर हुए तो कहाँ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट डील करेगी, सीधी सी बात। तो यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो मामलों की सुनवाई वगैरह कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर ये जो मेंबर्स, ये जो ऑफिसर्स हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 20A हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब देखिए ये रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी क्या है, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी ऑफिसर ने कोई डिसीजन दिया है, उस डिसीजन से कोई भी व्यक्ति अग्रीव्ड है, व्यथित व्यक्ति है, वो अगर अपील करता है, वो अगर अपील करता है, जैसे मान लो कि तहसीलदार ने कोई डिसीजन दिया, तहसीलदार के द्वारा वो चीज की गई है और उसकी अपील की जाती है, मान लो कलेक्टर को की जा रही है, तो कलेक्टर कौन होगा, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी होगा। यानी कहीं भी किसी के भी डिसीजन से अपील कहीं पर भी हो इन अधिकारियों में, वही होगा हमारा रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम ऑफिसर्स कितने होंगे, 3 होंगे, बस स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति करेगी। 20A हो गया हमारा कंप्लीट। फिर आ जाओ सेक्शन 21 और 22 पे, यानी इस वाले पार्ट का, बी पार्ट का हमारा ये लास्ट सेक्शन है 21 एंड 22। तो सेक्शन 21 सीधी सी बात कहता है कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट की जा रही है, 72 हमने 20 अभी पढ़ा है, 203A हम बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए। तो जो भी होगा वो की जा सकती है पदेन, नियुक्ति पदेन की जा सकती है, मींस एक पद पे रहते हुए, इस प्रकार से यहाँ पर हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 21। फिर आ जाओ 22 के ऊपर।
सेक्शन 22 बोलता है कि भैया जितनी भी अपॉइंटमेंट की जा रही है ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होंगी, जितनी भी अपॉइंटमेंट नियुक्तियां यहां पर की जा रही हैं ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होंगी ही होंगी। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है आपसे, प्री में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑफिसर है, ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसकी नियुक्ति की जा रही है और उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नायब तहसीलदार। क्या होगा? नायब तहसीलदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां तक हमारा ए एंड बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करवाऊंगी, और जो कल की क्लास होगी, यानी जो आपका ये वीडियो है, ये वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, यानी उसमें हम पार्ट सी जो पावर से रिलेटेड है, देन डी जो हमारा पटवारी कानून गो इन सब से रिलेटेड है वो हम डील करेंगे, और फिर लास्ट हमारा विलेज सर्वेंट से रिलेटेड है। तो यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम जो अथॉरिटी को समझने में आ रही हो या किसी भी तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।